Good morning to all nursing officer. Today we are going to discuss a important lecture. इसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट है हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो इसी सब्जेक्ट में आइदर आपको हाइपोकैलेमिया के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, मतलब हाइपोकैलेमिया क्या है और उसका कितना कंसंट्रेशन कम होने से हम उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। हम लोग जो पोटेशियम रिच डाइट है, ठीक है, वो हाइपोकैलेमिया में क्या कौन मतलब पेशेंट अगर हाइपोकैलेमिया है तो पेशेंट को कौन सा डाइट रेकमेंड करते हैं और पेशेंट अगर हाइपरकैलेमिया है तो कौन सा डाइट रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ईसीजी में हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया होने से क्या क्या चेंजेस आप लोग को दिखाई देता है और क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन आता है। वो रिपीटेड क्वेश्चन आता है बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, तो ये बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। और मैंने इधर जो रिपीटेड क्वेश्चन जितना आता है रिगार्डिंग ओनली फॉर हाइपोकैलेमिया, आज हम सिर्फ हाइपोकैलेमिया देखेंगे, उसके बाद हाइपरकैलेमिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने हाइपोकैलेमिया के बारे में इधर पुट किया है। पहले हम हाइपोकैलेमिया के बारे में और पोटेशियम के बारे में थोड़ा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन सेशन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो थ्योरी हम लोग देखेंगे पोटेशियम के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, क्लास लेक्चर ऑलरेडी खत्म हुआ है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो पोटेशियम में हम लोग ने देखा था ये जो पोटेशियम है, ठीक है, क्या है, ये जो पोटेशियम है ये क्या था हम लोग का एक मेजर कैटायन था। क्या था? मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो मेजर कैटायन था वो क्या है? पोटेशियम। ठीक है, क्या है? पोटेशियम। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, जिसको ओस्मोलैरिटी बोलते थे हम लोग, जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था? 140 टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली ऑस्मोल पर लीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने डायग्राम में डिस्कस किया था। तो ये जो जितना जो हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन लोग का मेन फंक्शन क्या है? हम लोग का बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, फ्लूइड को हम लोग का जो फ्लूइड का मूवमेंट को मेंटेन करना, ठीक है, न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करना सेल से बाहर और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर को। तो हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट था जब हम देखा था, मैं थोड़ा इधर डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँ, तो हम लोग का जो कंपार्टमेंट था फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो लार्जर कंपार्टमेंट था इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसमें मेजर कैटायन था पोटेशियम। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हम लोग का दो कंपार्टमेंट था। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इधर इंटरस्टिशियल और क्या था? एक प्लाज्मा फ्लूइड था। ठीक है, तो पोटेशियम इसके अंदर मेजर कैटायन तो पोटेशियम है, इसमें मेजर कैटायन क्या था? सोडियम। ठीक है, तो हम लोग का जितना भी मिनरल्स है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या है? इसके सेल के अंदर भी सोडियम का एक कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें भी पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। और हम लोग का जो एक्शन पोटेंशियल एक होता है, ये सब पॉजिटिव आयन है, तो ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स और वोल्टेज का जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग का ये जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनका क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। जैसे कि इधर पोटेशियम का कितना था? 140 टू 150। ठीक है, वैसे सोडियम का
3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, देखो सोडियम का इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और पोटेशियम का ज्यादा है। सेम थिंग इधर भी हम लोग का सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन था क्या कितना था 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सेम पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का जो जब भी ये जो सोडियम है ये बाहर जाता है जब जरूरत पड़ता है और ये जो पोटेशियम है ये पोटेशियम आयन बाहर होता है। तो इन लोग का एक्सचेंज इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर होता रहता है। ठीक है, ताकि एक वोल्टेज क्रिएट हो, कंट्रैक्शन हो, मूवमेंट हो, एक फ्लूइड का जो इक्विलिब्रियम है बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर में उनका बने रहे इक्विलिब्रियम। इसलिए इन लोगों का जो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का कुछ एबनॉर्मल हो गया कि सपोज पोटेशियम का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग को एबनॉर्मल साइन सिम्टम सब पेशेंट को दिखाई देगा। ठीक है, एबनॉर्मल कैसे होगा, ये जो सेल के अंदर जो पोटेशियम ज्यादा मात्रा में है अगर किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से ये पोटेशियम अगर सेल से बाहर आ गया, ठीक है, तो इधर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और हम लोग का पेशेंट हो या किसी एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर एबनॉर्मल साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ जब भी हम लोग एक पेशेंट का फ्लूइड सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजते हैं, ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो भेजते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोराइड हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, तब हम क्या करते हैं ये प्लाज्मा जो है हम लोग का, ठीक है, ये जो प्लाज्मा पार्ट है इधर से हम लोग ब्लड ड्रॉ करके ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट का जो रेंज रहता है वो सब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम के बारे में। फिर हम जो पोटेशियम जो मेन एक सोर्स है, ठीक है, उसका फंक्शन नीचे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम लोग को पोटेशियम मिलता कहाँ से है और हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट पोटेशियम कितना होना चाहिए। देखो ये जो मैं डेली रिक्वायरमेंट एक नोट इधर पुट किया है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो डेली रिक्वायरमेंट है ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं भी अपकमिंग एग्जाम में आप लोग को देखने को मिले ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इधर पुट किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इसका NAM अकॉर्डिंग टू नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन वो लोग ने एक चार्ट प्रिपेयर करके दिया है कि एक हेल्दी वुमेन और एक हेल्दी मेल अकॉर्डिंग टू एज भी वो लोग ने डिस्क्रिप्शन किया है कि डेली रिक्वायरमेंट पोटेशियम कितना लेना चाहिए फॉर ए गुड हेल्थ। ठीक है, तो देखो इधर मेंशन किया है कि वुमेन अगर 14 टू 18 एज का है, ठीक है, कितना अगर 14 से 18 साल का एक फीमेल है तो उनको डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए 2300 mg का पोटेशियम डेली लेना चाहिए। ठीक है, सेम अगर वुमेन 19 से अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, 19 एज से अगर ज्यादा हो गया तो उसको पोटेशियम कितना लेना चाहिए 2600 mg। ठीक है, उसका डेली जो रिक्वायरमेंट एडिक्वेट इनटेक ऑफ पोटेशियम डेली कितना होना चाहिए 2600 mg और वुमेन हु हैव अबव 19 एज। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट इधर आ सकता है, ये जो मैंने मेंशन किया है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक वुमेन, ये आप लोग के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, अगर भी पूछेगा तो इधर क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रेग्नेंट जो लोग प्रेग्नेंट है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन लोग का पोटेशियम का डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, तो उनका एक रेंज है 2500 टू 2900। ठीक है, 2500 से 2900 mg का उन लोगों का डेली इनटेक होना चाहिए क्या पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट ये फीमेल का चला गया। मेल अगर मेन में 14 टू 18 एज का है तो उनको 3000 mg का पोटेशियम लेना चाहिए, और अगर वो मेन अगर 19 से अबव हो गया तो
3400 का लेना चाहिए डेली। ठीक है, ये तो हम लोग को वो लोग क्या किया है, एक पर्टिकुलर एज में मेंशन किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में है कि एक एडल्ट मेल है और एक एडल्ट अगर वुमेन है, फीमेल है, तो उनको एक एस्टिमेट पोटेशियम कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो सब इधर देखो, पोटेशियम अगर एक एडल्ट फीमेल है तो उसको 2320 mg डेली लेना चाहिए एक फीमेल के लिए। ठीक है, और एक मेल के लिए, एक एडल्ट मेल के लिए 3016 mg का पोटेशियम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट, कितना लेना चाहिए पोटेशियम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग का जो मेन सोर्स क्या है, हम कैसे पोटेशियम, कहाँ से हम लोग को मिलता है पोटेशियम। ठीक है, तो फूड सोर्स। ठीक है, फूड सोर्स जो है, तो देखो पोटेशियम इज वाइडली अवेलेबल इन मेनी फूड्स, मतलब पोटेशियम जो है हम लोग का बहुत, जितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सा खाना में हम लोग को फूड में पोटेशियम मिल जाता है। जैसे कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लीफी ग्रीन में, बीन्स, नट्स, डेयरी फूड एंड स्ट्रेची वेजिटेबल लाइक विंटर स्क्वाश आर रिच सोर्स। ठीक है, देखो ना, मैंने इधर बहुत सारा फूड सोर्स के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आता है, जो मेन और हाईली रिच, ठीक है, क्या हाईली रिच इन पोटेशियम डाइट जो है, जिसके बारे में रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो है हम लोग का ये जो ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में से ये जो एप्रिकॉट्स है, रेसिन और एप्रिकॉट्स, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का, रेसिन एंड एप्रिकॉट्स। ठीक है, फर्स्ट डेट इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का पूछता है पोटैटोज। ठीक है, क्या है पोटैटोज। नेक्स्ट हो गया हम लोग का जो एवोकाडो है, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, और एक अनदर इम्पोर्टेंट और हाई रिच जो पोटेशियम देखने को मिलता है, वो है बनाना। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखना है, ये लोग हाईली रिच पोटेशियम देखने को मिलता है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब सभी जितना भी फूड सोर्स है इधर, सभी में पोटेशियम अवेलेबल है, लेकिन ये हाईली रिच है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम का एक्चुअली फंक्शन क्या है हम लोग का बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैंने ये इधर एक डायग्राम पुट किया है। तो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है मैंने सबको मेंशन किया है इधर। तो पहला जो फंक्शन है वो है एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, हम लोग का मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हेल्प करता है। कौन कौन सा मसल, स्मूथ मसल, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट कार्डियक मसल, ठीक है, और हम लोग का स्केलेटल मसल को भी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और पोटेशियम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो फंक्शन है क्या है, वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। देखो पोटेशियम का कितना बड़ा बड़ा फंक्शन है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग का बॉडी का गुड फंक्शन के लिए। तो क्या करता है, नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, नीचे हम लोग देखेंगे कि कैसे हेल्प करता है, अभी इसका फंक्शन देख लो, डिस्क्रिप्शन क्या है ऑलरेडी मैंने। थर्ड नंबर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, रेगुलेट वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट मेन ऑप्शन क्या है इम्पोर्टेंट, सेल का फंक्शन के लिए, ये सेल का एक गुड फंक्शन के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि सेल का अंदर का एक मेजर कैटायन है और उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है फॉर सेल फंक्शनिंग। नेक्स्ट जो है रोल इन किडनी एंड हार्ट फंक्शन। तो किडनी में भी और हार्ट में भी उसका काम करने के लिए मदद करता है। किडनी में क्या करता है पोटेशियम, हम लोग का वाटर
रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर जो है वो है सपोर्ट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग का ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने के लिए ये पोटेशियम हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जो सोडियम है उसको वो मेंटेन करके रखता है, एक इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन करके रखता है सोडियम को, इसलिए हम लोग का ब्लड प्रेशर मेंटेन होके रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मेंटेन फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो फ्लूइड का जो लेवल है सेल के अंदर, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखने का मेन रोल किसका है? पोटेशियम का है। ठीक है, तो ये जो मसल कंट्रैक्शन, इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने इधर पुट किया है, सभी में क्वेश्चन आता है, अब इसको बारीकी से ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, देखो इधर मैंने पुट किया है हाउ पोटेशियम हेल्प मेंटेन हेल्दी नर्व सेल। तो एक नर्व जो इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा था वो कैसे होता है? तो क्या होता है, हम लोग का जो सेल है, फ्लूइड कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सेल के अंदर पोटेशियम है और सेल के बाहर सोडियम है। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो क्या होता है, ये पोटेशियम का हम लोग का जो ये पॉजिटिव आयन है, इन लोग का मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, सपोज ये एक नर्व सेल है, ठीक है, ये एक नर्व सेल है। नर्व सेल में क्या होता है, ये जो पोटेशियम जो सेल से बाहर जाके हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है और सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मूवमेंट करता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन का जो मूवमेंट हुआ है, तब क्या होता है, एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक नर्व जो नर्व सेल में नर्व सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग का सिग्नल भेजता है। ठीक है, देखो इधर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, नर्व सेल आर जनरेटेड बाय सोडियम आयन मूविंग इनटू सेल। ठीक है, सोडियम क्या हुआ, सेल के अंदर मूव किया, एंड पोटेशियम आयन मूविंग आउट ऑफ सेल, पोटेशियम आयन सेल के बाहर मूव किया। द मूवमेंट ऑफ आयन चेंजेस द वोल्टेज ऑफ सेल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन जब मूवमेंट हुआ तो सेल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसका जो वोल्टेज है वो चेंज हुआ। तो वोल्टेज का चेंज होना क्या होता है, जब चेंज होता है व्हिच एक्टिवेट नर्व इम्पल्स सोर्स। तो हम लोग का जो नर्व इम्पल्स जितना भी सोर्स है, ठीक है, जैसे न्यूरॉन हो गया, उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट होने से क्या होगा, हम लोग का नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो इधर मैंने मेंशन किया है, एक ड्रॉप इन पोटेशियम लेवल कैन अफेक्ट योर बॉडी एबिलिटी टू जनरेट ए नर्व इम्पल्स। अगर पोटेशियम लेवल कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का ये जो हम लोग का नर्व इम्पल्स का जो जनरेट कैपेसिटी है, जो लोग जनरेट कर पा रहे हैं, वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया कैसे, हम लोग का पोटेशियम नर्व इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ पोटेशियम हेल्प टू रेगुलेट मसल एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग ने देखा था कि पोटेशियम क्या कर रहा है, हम लोग का जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है और हार्ट को भी वो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो द नर्वस सिस्टम हेल्प रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, और ठीक है, नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बट चेंजेस इन पोटेशियम लेवल कैन अफेक्ट नर्व सिग्नल इन योर नर्वस सिस्टम और वीकेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर पोटेशियम का लेवल ठीक नहीं रहा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा ठीक से, और हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वीक होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग का जो रेस्पिरेटरी मसल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल एक स्मूथ मसल है, जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम जो है वो क्या हो गया, रिलैक्स हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ड्यू टू वीकनेस भी बोलो, किसके वजह से, अगर पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो वो रिलैक्स हो जाएगा और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और मसल पैरालाइज भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
बोथ लो एंड हाई पोटेशियम लेवल कैन अफेक्ट नर्व इम्पल्स बाय चेंजिंग द वोल्टेज नर्व सेल। मतलब पोटेशियम अगर कम हो गया और ज़्यादा हो गया तो हम लोग का जो वोल्टेज चेंजेस हो जाएगा और नर्व इम्पल्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, पोटेशियम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी हार्ट। ठीक है, हम लोग का हार्ट का एक रिदम को मेंटेन करने के लिए, हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम का एक इम्पोर्टेंट जब रोल होता है। ठीक है, एच इट मूवमेंट इनटू और आउट ऑफ सेल, जब पोटेशियम सेल के बाहर और अंदर का मूवमेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है कार्डियक सेल में, तो ये भी एक रेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जब भी हम लोग का एक्शन पोटेंशियल चलता रहता है कार्डियक सेल में, ठीक है, क्या पॉजिटिव आयन और हम लोग का नेगेटिव आयन जो मूवमेंट करता रहता है, जो वोल्टेज जनरेट रहता है, तब क्या होता है हम लोग का एक रेगुलर हार्ट बीट और रेगुलर हार्ट रेट मेंटेन होकर रहता है। अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा बढ़ गया और कम हो गया तो ये जो पैटर्न है, ये जो हार्ट का रेगुलर रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाता है और हम लोग को ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग लेटर ईसीजी में एक पुट किया है वो डिस्कस करेंगे, इसलिए कंप्लीट क्लास तक बने रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है, मैं चाहता हूँ आप लोग अपकमिंग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो मिस ना करें और गलत आंसर दे के ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोकैलेमिया। ठीक है, पोटेशियम के बारे में देख ले, अभी हाइपोकैलेमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? हाइपोकैलेमिया हम कब बोलेंगे? लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड, ये याद रखना। ठीक है, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाना, वो क्या है? ब्लड मतलब कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्या है? हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसी में पोटेशियम का लेवल को कम हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकैलेमिया। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पोटेशियम लेवल होता है वो चेक नहीं होता है। हम लोग जब भी पेशेंट का अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करते हैं, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। सभी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया क्या है? हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो ब्लड में प्लाज्मा हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो प्लाज्मा में और ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल कम हो जाना को हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कितना कम होने से हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का जो रेंज था कितना था? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये जो 3.5 है, ठीक है, ये जो 3.5 है पोटेशियम, ठीक है, इसमें से कम हो जाना, अगर पोटेशियम 3.5 लेवल से अगर कम हो गया तब हम उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। ये याद रखना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आया है। अगर 3.5 से पोटेशियम का लेवल अगर कम हो जाएगा तो हम उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। और कहाँ से? हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, हो गया हाइपोकैलेमिया, क्या मीनिंग समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिया क्या कॉजेस क्या है, क्या क्या मेन कॉज है, किसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होता है? ठीक है, तो देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर पुट किया है। तो फर्स्ट मेन जो कॉजेस है वो है इंक्रीज लॉस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो पोटेशियम का लॉस हो रहा है, कहाँ से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैसे लॉस हो रहा है? लॉसेस का कारण क्या है? अगर पेशेंट को रिपीटेडली वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो वोमिटिंग की वजह से हम लोग का स्टोमक कंटेंट सब बाहर हो जाएगा, सब फ्लूइड निकल जाएगा और सब एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है, जो पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया में रिपीटेड स्टूल के वजह से वाटरी डायरिया अगर हो गया है तो उसमें से भी पोटेशियम लॉस होता है और हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, और एक्सेसिव लैक्सेटिव यूज। मतलब लैक्सेटिव हम लोग का क्या है? एक स्टूल जो सॉफ्टनर है, ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर है जो हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। अगर एक्सेसिव लैक्सेटिव हम ले रहे हैं तो पेशेंट को डायरिया होने का चांस रहता है और लूज स्टूल होता है, जिसके वजह से पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट।
पहला कारण हाइपोकैलेमिया क्या। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कारण क्या है, ड्रग्स। ठीक है, मेडिकेशन में कौन कौन सा मेडिसिन है जो हम लोग का हाइपोकैलेमिया कर सकता है। तो जो डायरेटिक्स है, ठीक है, डायरेटिक्स का मेरा एक क्लास है, सभी डायरेटिक्स का टाइप्स और उनका नाम, फंक्शन सब मैंने एक क्लास अपलोड किया है, आप लोग देखिए उसको। तो डायरेटिक, जितना भी डायरेटिक है एक्सेप्ट एक डायरेटिक को छोड़ के, कौन सा, वो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्लास ले चुके हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या है, ये एक मतलब टाइप का डायरेटिक्स है जो क्या करता है, हम डायरेटिक्स क्यों लेते हैं, हम लोग का बॉडी फ्लूइड को यूरिन के माध्यम से निकालने के लिए। ठीक है, तो डायरेटिक डायरेसिस करता है, यूरिन से वाटर का एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक है, तो ये पोटाशियम स्पेयरिंग जो डायरेटिक है, इसका फंक्शन क्या है, जब यूरिन से वाटर लॉस होगा उसके साथ सब मिनरल्स भी एक्सक्रीट हो जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, और हम लोग का क्लोराइड सब एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक टाइप का डायरेटिक है जो क्या करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट होने नहीं देता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को सिर्फ एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग हाइपोकैलेमिया पेशेंट है तो उसको हम पोटाशियम स्पेरिटिक, जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है वो देना चाहिए, ताकि वो पोटाशियम रीअब्जॉर्ब हो जाए और हाइपोकैलेमिया ना होने दे। ठीक है, तो डायरेटिक में कौन कौन सा है, गया हम लोग का लूप डायरेटिक हो गया, थायजीड डायरेटिक हो गया, ओस्मोसिस डायरेटिक हो गया। ये क्या कर सकता है, हम लोग का हाइपोकैलेमिया कर सकता है, एक्सेप्ट पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ऑल डायरेटिक कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट सम एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक में एम्फिटेरिसिन बी एक एंटीबायोटिक आता है। ठीक है, एम्फिटेरिसिन बी, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हाइपोकैलेमिया कर सकता है। नेक्स्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ड्रग्स है, ये हाइपोकैलेमिया करता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो हम लोग का कोर्टिजोल जो एल्डोस्टेरोन है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, हम लोग का वाटर को एक्सक्रीट करता है बॉडी से, जिसकी वजह से सोडियम का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर से आता है, इंसुलिन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, इंसुलिन कैसे हम लोग का बॉडी में हाइपोकैलेमिया करता है। तो हम लोग का जो, जब भी हम एक पेशेंट को इंसुलिन देते हैं, इधर देखो ध्यान से, तो इंसुलिन देने से, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ये जो पोटाशियम है क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम को इंट्रा सेलुलर पोटाशियम में धकेल देता है। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर के हिसाब से इंसुलिन काम करता है। ठीक है, पोटाशियम का एक ट्रांसपोर्टर के हिसाब से इंसुलिन काम करता है। सपोज ये हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सॉरी ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ये प्लाज्मा फ्लूइड है। ठीक है, हम लोग इधर पेशेंट को आईवी क्या दिया, इंसुलिन दे रहा है। ठीक है, तो इधर भी पोटाशियम है और इधर भी पोटाशियम है। तो जब इंसुलिन हम लोग एक पेशेंट को आईवी दे रहा है तो वो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटाशियम है वो क्या करेगा, इसको लेके इधर इंट्रासेलुलर में रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम करता है। तब इसीलिए किसी पेशेंट को अगर आप लोग इंसुलिन इन्फ्यूजन दे रहे हो तो उसका पोटाशियम जरूर चेक करें, क्योंकि इंसुलिन क्या कॉज कर सकता है, हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। इसलिए हम जब नेक्स्ट देखेंगे हाइपरकैलेमिया में इंसुलिन इसलिए देते हैं, जब हाइपरकैलेमिया हो जाता है तब इंसुलिन क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर धकेल देता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का आड्रेनल डिजॉर्डर। अगर आड्रेनल डिजॉर्डर है, कौन सा डिजॉर्डर, आड्रेनल डिजॉर्डर, जिसमें कुशिंग सिंड्रोम आता है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम एक आड्रेनल डिजॉर्डर है। तो ये कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ये इसमें टू मच हम लोग का कोर्टिजोल सॉरी एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है,
आड्रेनल ग्लैंड से ज़्यादा मात्रा में एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। किसके वजह से? हम लोग का ये जो एल्डो कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम एक डिजीज है आड्रेनल ग्लैंड का। क्या होता है इसमें? एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? हम लोग का जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है, ठीक है, हम लोग का आड्रेनल ग्लैंड का सब पार्ट्स के बारे में भी एक क्लास है, आप लोग देखिए ये सब का फंक्शन क्या है, सब लोग सेपरेट सेपरेट हम लोग फंक्शन उसको डिस्कस किए हैं, वो भी आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जब हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन मिनरलोकोर्टिकोइड के साथ बाइंड होता है, ठीक है, किडनी में, तब क्या होता है? ये इसका काम होता है कि सोडियम का रीएब्जॉर्ब कर लेता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कर लेता है। समझ में आया? जब हम लोग का किडनी में एक कुशिंग सिंड्रोम नाम का एक डिजीज होता है जो कि एक आड्रेनल डिजॉर्डर है, ठीक है, उसमें क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में हम लोग का आड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन था उसका क्या फंक्शन था? ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो जब भी कुशिंग सिंड्रोम होता है तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है वो मिनरलोकोर्टिकोइड जो है हम लोग का किडनी में, ठीक है, तो उसमें वो बाइंड होता है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके पोटेशियम को एक्सक्रीशन करता है यूरिन के माध्यम से, जिसके वजह से क्या हुआ? पोटेशियम लॉस हो रहा है और क्या हो रहा है? हम लोग का ये जो हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट जो कॉज है वो है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में कौन कौन सा आएगा? क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी, ठीक है, और एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी में भी हम लोग को, एक्यूट किडनी इंजरी में भी फर्स्ट जो साइन दिखता है वो है पोलीयूरिया। ठीक है, पोलीयूरिया में क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट होता है, उसके साथ साथ पोटेशियम भी लॉस होता है। तो क्रोनिक डिजीज में हम लोग का सीकेडी, सॉरी, किडनी डिजीज में सीकेडी और एकेआई आया। और एक किडनी डिजीज मैंने इधर मेंशन किया है, ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा लेकिन मैं भी अपकमिंग में पूछ सके, वो है बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, बार्टर सिंड्रोम में क्या है? एक रेयर जेनेटिक किडनी डिजीज है। ठीक है, एक रेयर जेनेटिक किडनी डिजीज है जो क्या करता है? हम लोग का जो बॉडी का जितना भी मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सबको यूरिन के माध्यम से निकाल देता है। ठीक है, ये एक किडनी डिजॉर्डर है। तो नॉट ओनली पोटेशियम, जितना भी मिनरल्स है हम लोग का बॉडी में, सबको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये ट्यूबुलर एक डिजॉर्डर है। ठीक है, हम लोग का जो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर पोर्शन में हम लोग का क्या होता है? इधर सब जितना भी मिनरल्स फिर से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट सब एक्सक्रीट कर देता है थ्रू यूरिन। तो बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता पाता, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब रीअब्जॉर्ब नहीं होता है और एक्सक्रीट हो जाता है ये डिजीज होने से। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सेम सेम पैटर्न का एक भी और एक डिजीज है जिसको जिटलमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है? हम लोग का जितना सब मिनरल्स है उसको यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, हो गया ये किडनी डिजीज में मेन कॉज कैसे हाइपोकैलेमिया करता है। नेक्स्ट हम लोग का आया साइन सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ है तो हम लोग को क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा? ठीक है, तो मैंने इधर सब साइन सिम्टम पुट किया है। अगर आपको पूछे एग्जामिनर की अर्ली साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया और लेट साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हम किसका देखेंगे? हाइपोकैलेमिया का साइन। ठीक है, तो अर्ली साइन में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा? फैटिक एंड वीकनेस, फैटिक और वीकनेस, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने को मिलेगा? और मसल क्रैम्प और देखने को मिलेगा टिंगलिंग एंड नर्वनेस।
टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस। ठीक है, ये सब। और नेक्स्ट और एक है, वो है कंफ्यूजन और रेस्टलेस। ठीक है, तो ये सब अर्ली साइन है। अगर हाइपोकैलेमिया हुआ है पेशेंट को तो ये अर्ली साइन है जो हम लोग को पहले देखने को मिलता है। अगर क्या है, माइल्ड और मॉडरेट लेवल का हाइपोकैलेमिया हुआ है तो। समझ में आया? अगर माइल्ड और मॉडरेट लेवल का हाइपोकैलेमिया हुआ तो अर्ली साइन हमको ये देखने को मिलेगा। लेट साइन क्या है? अगर लेट साइन में हमको सीवियर हाइपोकैलेमिया हुआ है तो सीवियर हाइपो अगर कैलेमिया हुआ है तो हम लोग को क्या क्या साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इधर हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट और ऐसा भी बोले ड्यू टू वीकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलेगा एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, मसल पैरालिसिस। ठीक है, और क्या क्या है इधर हम लोग का जो किडनी में, एक मिनट देखो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और हार्ट इशू। हाँ, ठीक है, और पैरालिसिस, ये सब लेट साइन है। ठीक है, ये सब लेट साइन है, जब सीवियर हाइपोकैलेमिया होता है तब देखने को मिलता है। और इधर एक पॉइंट भूल गया मैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन होता है? तो हाइपोकैलेमिया क्या होता है, मसल का वीकनेस हो जाता है। तो हम लोग का जो जीआई ट्रैक का जितना भी गॉट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उन लोग का जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, हम लोग का इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, लिसिस मूवमेंट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है जिसके वजह से हम लोग को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हाइपोकैलेमिया का एक साइन है। और हाइपरकैलेमिया क्या होगा, हाइपरकैलेमिया में पावर स्टिमुलेट होगा, मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और पेरिस्टालिसिस ज़्यादा होगा और पेशेंट को लूज मोशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईसीजी चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है, रिपीटेड इसी में क्वेश्चन आता है, हम अभी वही देखेंगे क्या क्या चेंजेस होता है। तो देखो इधर मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पुट किया है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है वही हम देखेंगे। ठीक है, तो ईसीजी में क्या होगा, टी वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ठीक है, हम लोग का टी वेव क्या था, ये पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। तो टी क्या है, हम लोग का वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो टी वेव का एम्पलीट्यूड, ये जो जितना एम्पलीट्यूड में होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऐसे फ्लैट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो हम लोग का एक नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग का जो एक रिदिम है, ये एक कार्डियक रिदिम है, इसमें यही सब वेव रहता है। ठीक है, अगर हाइपोकैलेमिया हुआ है, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ तो एक एबनॉर्मल एक वेव देखने को मिलता है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या है वो, पी क्यू आर एस टी यू, देन फिर से पी क्यू आर एस टी।
ठीक है, देखो ये पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये बीच में और एक वेव आया, ठीक है, इसको बोलते हैं यू वेव। देन फिर से पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये जो यू वेव प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो यू वेव प्रेजेंट आया ईसीजी पैटर्न में, ईसीजी ग्राफ में, ये इंडिकेट करता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन जब हाइपोकैलेमिया होता है ये एक यू प्रेजेंट हो जाता है। ये यू क्यों आता है? क्योंकि देखो मसल का जब हाइपोकैलेमिया होता है, कार्डियक मसल क्या होता है, ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, उसका वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है और ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए और एक वेव जनरेट हो जाता है, ठीक है, यू वेव जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्रोमिनेंट यू वेव आपको देखने को मिलेगा ईसीजी फाइंडिंग कहाँ पे, हाइपोकैलेमिया केस में। नेक्स्ट एक्सटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो वेंट्रिकुलर ये जो एसटी डिप्रेशन है वो आप लोग को हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है टी वेव इन्वर्सन, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो टी वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होके अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया हुआ तो आपको ये टी वेव का इन्वर्सन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल का मतलब जो जितना ड्यूरेशन है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल भी रहता है, ठीक है। तो मेन इतना फाइंडिंग जो है ये सब नहीं पूछता है, मेन पूछता है आपको यू वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी इन्वर्सन, ठीक है। ये इंपोर्टेंट 3 फाइंडिंग हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछता है। मैंने ये सब क्यों पूछा है, क्योंकि ये रिपीटेडली आ चुका हो सकता है कि एग्जामिनर का माइंड चेंज हो जाए और इसको नहीं देके ये सब पॉइंट डाल दे अपकमिंग एग्जाम में, इसलिए मैंने डाला है ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी मैं एक ईसीजी का पैटर्न इधर पुट किया है, देखो तो क्या है ये देखो इधर पी वेव, पी क्यू आर, ये एस, ठीक है, ये टी और ये जो है ये यू वेव, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो यू वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये देखो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है, ये किसके वजह से बड़ा हुआ है, हाइपोकैलेमिया में ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का ये जो इसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एस वेव टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टी वेव, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एसटी सेगमेंट। तो ये एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, कहाँ पे, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हुआ है तो ये जो एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रहा है ये माइल्ड हाइपोकैलेमिया में आपको देखने को मिलेगा। अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया हुआ, सीवियर हाइपोकैलेमिया अगर हुआ, ये एम्पलीट्यूड इतना डिक्रीज हो जाएगा जब टी वेव क्या होगा, नीचे आ जाएगा, हम लोग का ऐसे इन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो टी वेव इन्वर्सन भी आपको देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया में और एक एबनॉर्मल यू वेव प्रेजेंट रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस फाइंडिंग आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है। तो अभी तक मैंने जितना इम्पोर्टेंट बोला, नहीं लगता कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, ठीक है, थ्योरी को। नेक्स्ट हम लोग मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट किया है उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो लोग ये वीडियो को कंप्लीट देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनको बहुत इजी और आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया अकर्स व्हेन देयर आर, क्या बोला है, हाइपोकैलेमिया कब होता है, ठीक है। हम हाइपोकैलेमिया का मीनिंग पूछा है, हम हाइपोकैलेमिया किसको बोलते हैं। तो abnormally low potassium level in extracellular fluid, first option, abnormally high potassium level in the extracellular fluid, abnormally low calcium level in the extracellular fluid और abnormally low potassium level in the cytoplasm of the cell। देखो जैसे कि हम लोग ने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं।
तो इसमें हम लोग ने क्या बोला था, हम लोगों ने देखा था कि हाइपोकैलेमिया क्यों होता है हम लोग का, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। देखो इधर जितना भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मली लो पोटेशियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोकैलेमिया, और ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये है हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एबनॉर्मली हाई पोटेशियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसको हम बोलेंगे हाइपरकैलेमिया, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मली लो कैल्शियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है। और एबनॉर्मली लो पोटेशियम लेवल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये तो सेल के अंदर का पोटेशियम हम लोग चेक नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में बोला है, ठीक है। तो ये माइंड डिस्ट्रैक्टर है ये ऑप्शन, तो ये तीनों का मैंने मीनिंग आप लोग को बोल दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया क्या, कौन सा कॉज इसमें से ऑप्शन में से है। नॉट एनफ पोटेशियम सिक्रेटेड इनटू द यूरिन, अगर यूरिन से ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम नहीं सिक्रेट हुआ तो वो क्या होगा, बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और क्या कॉज करेगा, हाइपर कैलेमिया करेगा, नॉट हाइपर हाइपोकैलेमिया। तो ये हाइपर करेगा, पोटेशियम लेवल अगर ज़्यादा हो गया, यूरिन में अगर एक्सेड नहीं हो रहा है तो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और हम लोग का हाइपर कैलेमिया करेगा। नेक्स्ट, टू मच पोटेशियम रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द यूरिन, सेम थिंग, अगर पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो वो भी हाइपरकैलेमिया करेगा। सेल रिलीजिंग देयर पोटेशियम इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये भी क्या है हम लोग का हाइपरकैलेमिया, क्या क्वेश्चन है, क्या सेल अगर हम लोग का इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो पोटेशियम है वो अगर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा और ये हाइपरकैलेमिया को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाँ ठीक है, ध्यान से देखना। नॉन ऑफ चॉइस विल कॉज हाइपोकैलेमिया, डेफिनेटली इसमें से कुछ भी चॉइस नहीं है जो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करे, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिम्टम ऑफ हाइपोकैलेमिया इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। मसल क्रैम्प, डेफिनेटली मसल क्रैम्प देखने को मिलता है, मसल वीकनेस देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है, मसल वीकनेस भी हम लोग को देखने को मिलता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट और हार्ट रिदम भी देखने को मिलता है, ठीक है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द चॉइस आर करेक्ट, ठीक है, ये हो गया उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, ए पेशेंट पोटेशियम लेवल इज 30, ठीक है, क्या बोला है, पोटेशियम लेवल कितना है, 30, व्हिच फूड यू एनकरेज द पेशेंट टू कंज्यूम। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पोटेशियम लेवल 30 है, 30 मतलब पोटेशियम का जो सीरम पोटेशियम लेवल पेशेंट का आया है लैब वैल्यू 30, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल पोटेशियम का कितना होता है, 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इधर 3 हो गया है पोटेशियम लेवल, तो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रहा है। तो हाइपोकैलेमिया के लिए हम लोग कौन सा डाइट देंगे, देखो ऑप्शन में है चीज, कोलाड ग्रीन एंड फिश, एवोकाडोज, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटैटोज, तब नेक्स्ट सी है टोफू, ओटमील्स एंड पीनट्स, ब्रेड एंड कॉर्न। तो देखो मैंने जो इम्पोर्टेंट बोला था, जो जो फूड सोर्स जो पोटेशियम हम लोग को मिलता है वही मैंने पुट किया है, ठीक है। देखो एवोकाडोस था एक ड्राई फ्रूट, फिर एक फ्रूट में स्ट्रॉबेरी आया और पोटैटोज भी आया, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। अगर हाइपोकैलेमिया में है तो ये फूड हम पेशेंट को नहीं देंगे, अगर हाइपरकैलेमिया है तो ये फूड सब हम लोग अवॉइड करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पेशेंट विथ नाजोगैस्ट्रिक फंक्शनिंग, क्या हो रहा है, पेशेंट को हम लोग नाजोगैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो
एक्सप्रेसिंग डायरिया, देखो नाजोगेस्ट्रिक फंक्शन भी कर रहे हैं और पेशेंट को डायरिया भी हो रहा है, ठीक है। द पेशेंट इज ऑर्डर ए मॉर्निंग डोज ऑफ लासिक्स 20 mg एवरी बाय डे, ठीक है। क्वेश्चन को समझो क्या क्या हो रहा है। तो पेशेंट का क्या है, नाजोगेस्ट्रिक फंक्शन भी है, एनजी सक्शन भी हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ डायरिया भी है। क्वेश्चन का मीनिंग को समझो, ठीक है। और क्या है, पेशेंट डायरेटिक भी ले रहा है, लासिक्स भी ले रहा है, ठीक है। तो एनजी सेक्शन में हम लोग का स्टोमक कंटेंट से पोटेशियम का लॉस होना, डायरिया में भी पोटेशियम का लॉस हो रहा है और डायरेटिक में भी पोटेशियम पेशेंट का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन को समझा कि नहीं ठीक से, ठीक है। तो पेशेंट पोटेशियम लेवल इज 30 इससे तो ज्यादा कम होना चाहिए क्योंकि हम लोग तीनों काम एक साथ कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये तो खिलवाड़ है ना पेशेंट के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पेशेंट का नाजोगेस्ट्रिक सक्शन हो रहा है, पेशेंट को डायरिया भी हो रहा है, ठीक है। फिर पेशेंट का मॉर्निंग डोज का लासिक्स भी एडवाइस किया गया है। आप लोग ने पेशेंट का लैब रिपोर्ट देखा और लैब रिपोर्ट में क्या है, पेशेंट का बेचारा का रिपोर्ट पोटेशियम कम आया, हाइपोकैलेमिया हुआ है, 3 आया है। तब एज ए नर्सिंग ऑफिसर हाउ वी कैन मैनेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन में होल्ड द डोज ऑफ लासिक्स एंड नोटिफाई द डॉक्टर फॉर फर्दर ऑर्डर। डेफिनेटली यार पेशेंट को बचाना है, नहीं तो सीवियर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो लासिक्स को होल्ड करना है और डॉक्टर को नोटिफाई करना है कि सर पेशेंट का पोटेशियम कम हो गया है तो मैं अभी लासिक्स नहीं दे रहा हूँ। डॉक्टर को क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट बोलना, ये मत पूछना कि लासिक्स में दूं या नहीं। तो डॉक्टर पूछेगा भाई तू अगर ऑलरेडी दे दिया है क्या, वो मतलब तुम लोग को विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्ट बोल रहा है कि सर मैं लासिक्स होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एडमिशन लासिक नोटिफाई, नहीं ये गलत है, एडमिनिस्टर करके फिर डॉक्टर को नहीं बोलना है भाई। टर्न अप द नाजोगेस्ट्रिक सक्शन एडमिनिस्टर लाजिक भाई, ये ठीक है। देखो ये पहला पॉइंट ठीक है, अगर हाइपोकैलेमिया हुआ है तो हम नाजोगेस्ट्रिक सक्शन को बंद कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपोकैलेमिया। लेकिन एडमिनिस्टर लाक्जेटिव फिर से एक पॉइंट ऐड कर दिया है, ठीक है। एक डिस्ट्रैक्टर है, माइंड डिस्ट्रैक्टर है ये, ठीक है। आप लोग सोचेंगे हाँ नाइगोस्टिव जो सक्शनिंग चल रहा है उसको बंद कर देंगे, ये सही तरीका है, ये ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, जो ऑप्शन है एडमिनिस्टर या लाक्जेटिव, लाक्जेटिव क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपोकैलेमिया। अगर लाक्जेटिव दे दिया तो फिर से डायरिया होगा और पोटेशियम का लॉस होगा। तो नो इंटरवेंशन इज नीडेड, द पोटेशियम लेवल इज विद इन नॉर्मल रेंज। ये अगर जो लो लेवल का स्टूडेंट होता है, ठीक है, जिन लोग को पोटेशियम का नॉर्मल रेंज पता नहीं है, वो लोग ये ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करके पेशेंट को छोड़ देंगे। पेशेंट मसल पैरालाइज होके आराम से डेथ हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, होल्ड, जो होल्ड करना है पोटेशियम को और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। Which of the following is indicative of an EKG changes in case of hypokalemia? ये आ गया भाई, EKG मतलब ECG है, इसको EKG और ECG सेम है। तो हाइपोकैलेमिया में हमको कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, वाइडेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है। देखो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी जो है ये एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन इधर हाइपोकैलेमिया दिया है, ठीक है। हम लोग जब हाइपरकैलेमिया डिस्कस करेंगे तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। तो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, हाइपोकैलेमिया में ये नहीं होता, ठीक है। तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है ये गलत है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग एसटी इंटरवल एंड वाइड टी वेव। तो एसटी जो इंटरवल है, वाइडन बोला है, इधर वाइडन नहीं हो रहा था टी वेव, हम लोग का टी वेव डिप्रेस हो रहा था, नहीं तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा, ठीक है। प्रोलॉन्ग एसटी इंटरवल ये भी हम लोग का गलत आंसर है। नेक्स्ट टॉल टी वेव एंड डिप्रेस एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट हम लोग का हाइपोकैलेमिया में डिप्रेस हो रहा था, लेकिन टॉल टी वेव नहीं था, वो क्या था, टी वेव डिप्रेशन था, इन्वर्टेड टी वेव था। नेक्स्ट ये भी गलत है, एसटी डिप्रेशन एंड इन्वर्टेड टी वेव, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर,
ठीक है, देखो कितना मतलब क्वेश्चन आप लोग को जो थ्योरी मैंने लिया है, ठीक है, अगर ठीक से आप लोग नहीं देखा ना, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज आ जाएंगे। देखो सब एक एक करेक्ट ऑप्शन दिया है, उसके साथ साथ एक मतलब रॉन्ग ऑप्शन को वो एनक्लोज किया है, ठीक है, जिसमें आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और रॉन्ग क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपका यही सिलेक्शन की वजह से आपका 1 मार्क नेगेटिव होगा और रैंक जो 100 के बीच आना चाहिए था वो 1000 के पार आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एसटी डिप्रेशन एंड इन्वर्टेड टी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए पेशेंट हैज पोटेशियम लेवल ऑफ 20 सीवियर हाइपोकैलेमिया है, ठीक है, 20, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर फॉर दिस पेशेंट। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पेशेंट को कि क्या हम देंगे हाइपोकैलेमिया पेशेंट को, ठीक है। तो पोटेशियम 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अभी पुश बोला है, ठीक है, हम डायरेक्ट पोटेशियम को पुश नहीं करते हैं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम इंट्रावेनसली, ये सही है, हम लोग पोटेशियम को इन्फ्यूजन से देते हैं, जो पोटेशियम ड्रग्स है, ठीक है, वो हम इंट्रावेनसली इन्फ्यूजन के साथ देते हैं, ठीक है। ओरल सप्लीमेंट पोटेशियम, सीवियर हाइपोकैलेमिया है, इसमें ओरल सप्लीमेंट का कुछ रोल नहीं है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप दे सकते हो विथ इंट्रावेनस पोटेशियम करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रामस्कुलर, कभी भी पोटेशियम को हम लोग आईएम नहीं देते, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है, इन्फ्यूजन पोटेशियम इंट्रावेनसली हम लोग स्लो आईवी देते हैं, ठीक है। हम लोग जब हाइपरकैलेमिया डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पोटेशियम का कितना क्वांटिटी, कितना उसका रेंज में देना है, कैसे देना है और कौन सा लाइन प्रीफर करते हैं, हम नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पेशेंट विथ पोटेशियम लेवल 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये भी हाइपोकैलेमिया है, हैज बीन टेकिंग लासिक्स डेली, तो हाइपोकैलेमिया है फिर भी पेशेंट को उसको उसका में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड का या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या किडनी का भी और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, लासिक्स डेली लेने के लिए एडवाइस करता है, ठीक है। तो लासिक्स ले रहा है और पोटेशियम का लेवल कम हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट मेडिकेशन विल द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू बी स्विच्ड, ठीक है। तो ये लासिक्स के वजह से लासिक्स का ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या स्विच करना चाहिए पेशेंट को, जब पेशेंट को रेगुलर अगर एक डायरेटिक चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम लेवल को अगर मेंटेन करके रखना चाहिए तो कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। तो इधर ऑप्शन में है स्पिनोलैक्टोन, नॉन नॉन द पेशेंट विल लाइकली से स्टे ऑन लासिक्स ने हाइड्रोक्लोरथियाजेड और डायमाडेक्स, ठीक है, ये डायमोक्स है हम लोग का, और हाइड्रोक्लोरथियाजेड। तो मैंने अभी हम लोग को बोला था क्या लेना चाहिए, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। तो अगर किसी पेशेंट को डायरेटिक लेना है कंटिन्यू और उसका अगर पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक लेना है। इसमें क्या क्या दो ड्रग्स था हम लोग का, स्पिरोनोलैक्टोन, ठीक है, क्या था, स्पिरोनोलैक्टोन और एल्डक्टोन, ठीक है, ये दोनों आ सकता है, इसको याद रखना। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ये हम लोग का स्पिरोनोलैक्टोन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। कभी भी हम लोग जो पोटेशियम देते हैं पेशेंट को, जिसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, ठीक है, ये हम लोग का पेरिफेरल लाइन में नहीं देना चाहिए, इसके लिए प्रीफर जो लाइन है वो है सेंट्रल वेनस लाइन, ठीक है, सीवी सेंट्रल वेनस लाइन, सेंट्रल वेनस लाइन में हम लोग को देना चाहिए पोटेशियम का करेक्शन, ठीक है। और पोटेशियम कभी भी क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, ये जो पोटेशियम है कभी भी हमको बोलस नहीं देना है, ठीक है, इसको सभी लोग को पता है, फिर भी मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिए, पोटेशियम को हम लोग को जो प्रीफरेबल लाइन है वो है सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोकैलेमिया के बारे में डिटेल्स, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझने में इजी होगा, और जो भी नया नर्सिंग ऑफिसर ये मेरा वीडियो को देख रहे हैं
कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरा नर्सिंग ऑफिसर साथी कॉलीग जो है उन लोगों के साथ शेयर करिए और हमारा ये यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए। हम लोग वीकली एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि फ्री है। ठीक है, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग आइए। वार्म वेलकम है आप सभी के लिए। फ्री में एग्जाम देके जाइए और प्रिपरेशन आपका कंटिन्यू रखिए। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। जय जगन्नाथ।